तो आइए हम लोग चर्चा करें इजराइल और हमास। कहाँ क्या रखते हैं? इजराइल हमास के बारे में अभी एक जो समझौता हुआ है, इजराइल हमास समझौता। अब परीक्षा के दृष्टिकोण से हम इसे कैसे पढ़ेंगे? तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये हमास है क्या और ये कैसे पैदा हुआ। तो थोड़ा हमास के बारे में देख लेंगे। हमास की उत्पत्ति एवं उसका प्रभाव कैसे कैसे बढ़ता गया, और इसके बाद फिर जो अभी वॉर हुआ है इजराइल और हमास के बीच में, उस युद्ध के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेंगे। हमास इजराइल युद्ध, और फिर हम देखेंगे दोनों के बीच में समझौता कैसे हुआ। हमास इजराइल समझौता, राइट। अब इस समझौते में इसके क्या क्या कारण थे, क्यों समझौता हुआ, या हमास ने अपने आप को क्यों सरेंडर करने की रणनीति अपनाई, इस पर चर्चा करेंगे। और इसके बाद इस एग्रीमेंट का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मुख्य हमारा मामला यह होगा कि हमास इजराइल समझौते का भारत पर प्रभाव। इस तरीके से ये 4 पार्ट में हम बांट लेंगे। अब हुआ यूं कि इजराइल और फिलिस्तीन, ये एक बहुत बड़ा पुराना संघर्ष है, पुराना झगड़ा यहां पर चल रहा था। 1948 में एक युद्ध हुआ, और उस युद्ध में के बाद से उस युद्ध में फिलिस्तीन को नेतृत्व करने के लिए एक संगठन आया जिसको फतह कहा गया। फतह सबसे पहले यहां पर नेतृत्व कौन कर रहा था? फतह। इसका आप लोगों ने नाम सुना होगा, यासर अराफात। यासर अराफात साहब के नेतृत्व में फतह एक संगठन हुआ जिसने 1948 में पूरे के पूरे फलस्तीन क्षेत्र पर अपने नेतृत्व का दावा करना शुरू किया। 1950 में यह संगठन बन के तैयार हो गया, 1950 में। और इसका उद्देश्य था कि इजराइल से कैसे सशस्त्र संघर्ष किया जाए और किस तरीके से फिलिस्तीन को इजराइल से हम मुक्त करवा सकें। इस उद्देश्य के लिए काम करता रहा। इन्होंने कूटनीतिक और सशस्त्र दोनों तरीके के प्रयास किए, और फाइनली फिलिस्तीन मुक्ति संगठन बनाया गया एक, फिलिस्तीन को मुक्त करने के लिए 1964 में यह संगठन बना। इसके बाद ये यासर अराफात मुख्य नेतृत्वकर्ता बन गए फिलिस्तीन के। यूनाइटेड नेशंस ने इनको स्वीकृति भी प्रदान कर दी। जब 1967 में युद्ध हुआ इजराइल और अरब के बीच में, तो पीएलओ जो फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन था, उसको इसके नेतृत्व की या आधिकारिक नेतृत्व का अधिकार सौंपा गया, और उसके मुखिया बने यासर अराफात। तो 1967 से 90s तक एक प्रकार से यासर अराफात या फतह फिलिस्तीन मुक्ति संगठन का नेतृत्व करते रहे 90s के दशक तक। 1987 में वहां पर एक मूवमेंट फिर हुआ, और उस समय तक यासर अराफात का दल ये सोचने लगा था कि हमें सशस्त्र संघर्ष की बजाय
अहिंसात्मक तरीके से अपने मूवमेंट को चलाना चाहिए और अंतरराष्ट्रीय दबाव में आकर के हम इजराइल से अपनी भूमि को ले सकते हैं। 87 में यह स्थिति सामने आई और जैसे ही यासर अराफात ने इसको काम किया, उनकी फिर इसके बाद मृत्यु भी हो गई, तो जो पीएलओ था उससे लोगों का झुकाव कमजोर पड़ गया। ऐसा लगने लगा कि पीएलओ अपने हितों के बारे में काम कर रहा है और उसी दौरान एक नए दल का उदय हुआ और वो कहलाया हमास। 1987 में वहां पर इंतिफादा हुआ। एक इंतिफादा का मतलब होता है कि एक प्रकार का इस्लामिक मूवमेंट जो अपनी भूमि को प्राप्त करने का काम करते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं शेक ऑफ। शेक ऑफ का मतलब कि सब लोग एक हो जाओ और हम अपनी भूमि को प्राप्त करने के लिए एक फाइनली मूवमेंट चलाएंगे। ये इंतिफादा शब्द फिलिस्तीन मूल के एक अमेरिकी प्रोफेसर हुआ करते थे, एडवर्ड सईद, उन्होंने इंतिफादा दिया। और अब तक अगर हम देखें तो इंतिफादा 4 हो चुके हैं और चारों का नेतृत्व हमास के द्वारा किया गया। तो फतह का जब नेतृत्व कमजोर पड़ा पीएलओ में, तो अब पीएलओ को कौन कंट्रोल करे? 90 से 1987 में ये हमास, ये जब पैदा होता है, इसी को प्रथम इंतिफादा कहा जाता है। इंतिफादा, और यहां इसका जन्म हुआ। पीएलओ के मूवमेंट को इसने अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया। इसके बाद बहुत सारे इंतिफादा हुए। फिलिस्तीन अथॉरिटी धीरे धीरे कमजोर पड़ता गया यासर अराफात के पश्चात। फिर दूसरा इंतिफादा 2000 से 2004 के बीच में हुआ। उस समय भी हिंसात्मक झड़पें हुई। फिर एक तीसरा इंतिफादा हुआ लगभग 2008 के आसपास। और ये जो 2024 में 23 में, इसकी पृष्ठभूमि तो बनना शुरू हो गई थी 2021 से ही, जब वहां पर एक मस्जिद हुआ करती है अल अक्सा। उस मस्जिद पर इजराइल के नेतृत्वकर्ता गए। इजराइल के जो लिकुड पार्टी के कुछ नेतृत्वकर्ता थे वो वहां पर गए और उस मस्जिद पर अपना दावा करना शुरू किया। वहां पर बहुत सारी झुग्गी झोपड़ियां हुआ करती थीं या वहां रहने वाले लोग हुआ करते थे, उनको डिस्प्लेस करने का प्रयास करना शुरू किया। तो उससे एक असंतोष पैदा हुआ और अंत में फिर फतह इसने हमास ने इजराइल के एक त्योहार के दौरान उसके ऊपर अटैक कर दिया 2023 में, और ये मूवमेंट होना शुरू हुआ। तो आप देखिए कि ये जो इंतिफादा है ये समय समय पर होते रहे। 87 में हुआ, फिर 2004-5 में, 2008 में, 2022-23 में। 4 इंतिफादा, यहां पर 4 इंतिफादा हुए अब तक। और इन चारों इंतिफादा में हमास की ताकत बढ़ती चली गई। जब 1987 में इसने आक्रमण किया इसके ऊपर, तो हमास उस समय तक काफी शक्तिशाली संगठन हो चुका था। लेकिन वहीं पर अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो इजराइल भी बहुत ताकतवर होता चला जा रहा था और इजराइल धीरे 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 हमास के ऊपर अपना नियंत्रण, वो फिलिस्तीन के ऊपर अपना नियंत्रण करता चला जा रहा था, फिलिस्तीन को कंट्रोल करता चला जा रहा था। जैसे आप देखो कि अगर हम यहां मैप देखें तो शुरुआती दौर में ये पूरा का पूरा क्षेत्र, ये आपका वेस्ट बैंक का एरिया हुआ करता था, ये फिलिस्तीन क्षेत्र था, और ये गाजा पट्टी का एरिया हुआ करता था। लेकिन वेस्ट बैंक को इतना छोटा कर दिया कि ये लगभग यहां आकर के सिकुड़ गया, पूरे में इजराइल ने अपना कब्जा कर लिया। तो दो बातें यहां पर बड़ी मजेदार हुई कि एक तो फिलिस्तीनियों के ऊपर असंतोष बढ़ रहा है। पीएलओ जो वास्तविक नेतृत्व करता है फिलिस्तीनियों का,
उसकी ताकत धीरे धीरे कमजोर हो रही है, तो सीधा रिजल्ट क्या होगा? हमास की ताकत बढ़ेगी, क्योंकि हमास एक मुख्य नेतृत्व करता है, वो सशस्त्र संघर्ष कर रहा है, उन सब चीजों में इसकी ताकत बढ़ती चली गई। अब क्या हुआ कि 2023 में जैसे ही इन्होंने आक्रमण किया तो लंबा युद्ध चल गया। उसे लगा कि थोड़े दिनों बाद समाप्त हो जाएगा और उसने काम करना शुरू किया, लेकिन इजराइल हमेशा से रिटेलिएट किया है। इजराइल की हमेशा यह रणनीति रही है कि अगर फिलिस्तीन कोई भी एक्शन लेता है तो लगभग उसका 10 टाइम क्षति पहुंचाना। इजराइल का ये मिनिमम टारगेट रहा है कि अगर उसने हमें कुछ भी क्षति पहुंचाई तो 10 गुना। अब यहां एक बात समझने की यह है कि आखिर 1948 से लेकर के और आज 2025 तक फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में सकारात्मक स्थिति क्यों नहीं बन पाई? इतना लंबा युद्ध चला वहां पर, तो क्या पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं हो पाया? कोई एग्रीमेंट क्यों नहीं हो पाया? हमेशा कुछ दिनों तक युद्ध चलता है, इसके बाद एक शॉर्ट टर्म समझौता होता है, फिर थोड़े दिन के लिए युद्ध रुक जाता है और फिर तो कई बार ऐसा होता ही रहता है। तो एक प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि आखिर क्यों लंबे समय से यह युद्ध समाप्त क्यों नहीं हो पाया? उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण यह है कि इजराइल एकमात्र वहां पर ऐसा देश है जो मुस्लिम कंट्री नहीं है, और बाकी सभी देश कौन है? एक मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम इस्लामिक स्टेट है, सबके सब। ऐसी स्थिति में एक नियम, सेना का एक नियम होता है, यदि आप सहमति और समझौते के आधार पर वहां रहते हैं तो आपका अस्तित्व नहीं रह पाएगा। एक स्वाभाविक नियम है कि बहुसंख्यक अगर है और वहां अल्पसंख्यक सशस्त्र दृष्टिकोण से कमजोर है तो बहुसंख्यक उसको नष्ट कर देगा, उसे समाप्त कर देगा। यह बात इजराइल को पता है। इजराइल ने निरंतर अपनी ताकत को बढ़ाया, अपनी शक्ति को बढ़ाता रहा, और उसको बढ़ाने में पश्चिमी यूरोप और अमेरिका के देश, अमेरिका जैसे देशों ने सहयोग किया, क्योंकि ये देश ऐसा नहीं चाहते कि वहां पर शांति स्थापित हो जाए। तो यहां एक थोड़ी सी हमें ये बात करने की आवश्यकता है कि ये जो युद्ध चलता रहा 1948 से लेकर के और आज आप 2025 में बैठे हुए हैं, इस पूरे के पूरे दौरान युद्ध निरंतर रहा, निरंतर बना रहा है। इस निरंतरता के पीछे कारण क्या क्या है? एक सोचने की बात होती है कि क्यों यह समाप्त नहीं हो पाया अब तक। तो इसमें पहला कारण तो आपके सामने ये स्पष्ट है कि एक इजराइल जो वहां पर बैठा हुआ है, ये क्षेत्रीय अल्पसंख्यक है। कहीं भी क्षेत्रीय अल्पसंख्यक अगर है तो उसे अपनी शक्ति को बढ़ाना होगा अगर उसे अपने अस्तित्व को बनाए रखना है, क्योंकि सहमति के आधार पर यह संभव नहीं है कि वहां के राष्ट्र उसके अस्तित्व को बचाए रखें। दूसरी बात है कि जितने भी इस्लामिक स्टेट हैं, इसका उत्पत्ति या जब भी इस संप्रदाय में शासन स्थिति में ये लाए गए तो इनकी शक्ति शासन के केंद्र में होती है। इस्लामिक स्टेट्स में अगर आप देखें, इस्लामिक स्टेट का मतलब मेरा आतंकवादी संगठन नहीं है, जो भी इस्लामिक राज्य हैं जहां पर इस्लामिक रिपब्लिक है या कोई भी राज्य है, इन सब ने हमेशा शक्ति के आधार पर शासन को संचालित किया है। इन देशों में डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा अस्तित्व नहीं रहा है। अब ज्यादातर देशों में देखेंगे तो लोकतंत्र आपको कम नजर आएगा। अगर वहां लोकतंत्र स्थापित भी किया गया है तो धीरे धीरे वो लोकतंत्र एक कुलीन तंत्र या सैन्य तंत्र में तब्दील होता चला जाएगा। प्योर और बहुत अच्छा डेवलप होता हुआ डेमोक्रेसी आपने बहुत लंबे समय से नहीं देखा होगा कि कहां पर हुआ है।
अब पश्चिम के तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां वहां पे अभी भी शेखों का शासन है, एलिटिज्म है वहां पर। तो इस्लाम की अब तक ये प्रवृत्ति रही है कि ये शक्ति के आधार पर काम करते हैं। अब यहां दोनों में देखिए, इजराइल है जो लोकतंत्र के आधार पर काम करना चाहता है, जबकि इस्लाम है वो शक्ति के आधार पर काम करना चाहता है। ऐसी स्थिति में अगर इजराइल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकतांत्रिक दृष्टिकोण को अपनाएगा तो क्या वो अपना अस्तित्व बचा पाएगा? नहीं। मतलब ऐसा कहें आप कि चारों तरफ से तलवार लेकर के आपको घेरे हुए लोग खड़े हुए हैं और आप अहिंसा का पाठ पढ़ाएं, तो क्या वो अहिंसा का पाठ सीखेंगे? वो नहीं सीखेंगे। ऐसी स्थिति में आपके लिए जरूरत क्या हो जाती है? यथार्थ दृष्टिकोण तो यह है कि आपको अपनी शक्ति का संचय करना पड़ेगा और आपको एक शक्तिशाली देश बनना होगा। शक्तिशाली देश बनने के बाद जरूर आप अहिंसा का पाठ पढ़ाएं तो लोग हो सकता है समझ जाएं। तो अब इन दो बड़े मेजर कारण हुए। तीसरा कारण यहां पर यह रहा कि यूएसए और पश्चिमी यूरोप ये यहां पर हमेशा अपने प्रभाव को बनाए रखना चाहते थे और अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए इनके लिए आवश्यक था कि कोई ना कोई राष्ट्र ऐसा रहे जो यहां पर संतुलन स्थापित करने के लिए एक प्रकार से हमारी पॉलिटिकल कॉलोनी के तौर पर काम आए। अब वो कौन होगा? वो इजराइल होगा। अगर इजराइल को ये मदद करते हैं, इजराइल की शक्ति को इजाफा देते हैं, तो इजराइल इन्हें एक संतुलक के तौर पर बनाए रखने में मदद करेगा। चूंकि पूरा का पूरा वेस्टर्न एशिया, विशेषकर अगर आप खाड़ी देश देखें तो ये एक प्रकार से पेट्रोलियम टैंक हैं और दुनिया की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इनके पास बहुत सारा पेट्रोलियम, गैस और ये सारी चीजें हैं। क्या ये पश्चिमी यूरोप और अमेरिका जैसे देश इसको छोड़ देना चाहेंगे कि हमारी पॉलिसी मेकिंग से ये अलग हो जाए या ये स्वतंत्र अपनी नीतियों का निर्माण करे? अब अगर इजराइल नहीं हो यहां पर, तो क्या ये राष्ट्र स्वतंत्र तौर पर अमेरिका और पश्चिमी यूरोप से नेतृत्व प्राप्त कर सकेंगे? नहीं, क्योंकि फिर ये अपनी स्वतंत्र नीतियां बनाना शुरू करेंगे। इजराइल का ताकतवर होना अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के लिए हितकर है, क्योंकि जितनी मात्रा में यह ताकतवर रहेगा उतनी मात्रा में समझौता करवाने के लिए अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के राष्ट्रों को इनवाइट किया जाएगा। जैसे अभी आप जो समझौता हुआ इसमें भी तो यूएस का इन्वॉल्वमेंट था ही ना। ठीक, यूएस है, इजिप्ट है, कतर है, इन्होंने इन्वॉल्व किया। अब कतर और इजिप्ट, कतर तो स्पेशली यूएस के अनुकूल ही चलता है, तो अगर ये खुद राष्ट्र शक्तिशाली हो जाएं तो क्या समझौते के लिए बुलाएंगे? नहीं बुलाएंगे। इसका मतलब है कि ये कभी नहीं चाहेंगे कि इस क्षेत्र में शांति बहाल हो। क्लियर? अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्थिति क्या है? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चीन इस क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाना चाहता है। अब चीन अगर यहां पर सक्रिय होना चाहेगा तो यूएस का और ज्यादा एक्टिव होना जरूरी है, क्योंकि चीन एक पोलराइजेशन को बनाने की कोशिश करेगा जिसमें वो चाहेगा कि ईरान है और सीरिया है, इन सब देशों को लेकर के यहां पर अपने डोमिनेंस को क्रिएट किया जाए। ऐसी स्थिति में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो कुल मिलाकर के ये ऐसी परिस्थितियां रहीं जो इस युद्ध को निरंतर बनाए रहीं। इस कारण से युद्ध समाप्त होने वाला नहीं है और अभी भी ऐसा चलता रहेगा। अब बात आती है कि जितनी मात्रा में यहां युद्ध एक्टिव होगा, चूंकि इस्लामिक का आधार ही शक्ति होता है, हमास की ताकत बढ़ेगी।
अपनी भूमि पर कब्जा करने के लिए या पुनः प्राप्त करने के लिए हमास सक्रिय होगा। और 7 अक्टूबर 2023 को इस हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के ऊपर आक्रमण कर दिया है, एक धार्मिक त्योहार के दौरान पर आक्रमण। और जैसा मैंने आपको बताया कि इजराइल की हमेशा नीति रही है कि अगर आपने हमारे 10 आदमी मारे तो हम आपके 100 आदमी मारेंगे, 10 गुना तो कम से कम हमको चाहिए। और ऐसा ही हुआ। अक्टूबर 2023 से लेकर के और अभी पिछले महीने जब समझौता हुआ तो लगभग ऑन रिकॉर्ड 47,000 लोग मारे गए हैं। 47,000 लोग मारे जा चुके हैं। इसके बाद अब यहां पर एक समझौता हमास और इजराइल के बीच में, ये युद्ध में लगभग कितने लोग मारे जा चुके इस युद्ध में, यहां से लेकर के तो 47,000 लोग मारे गए। अब ये जो समझौता हुआ, तो समझौता हुआ क्यों? क्या हमास हार गया? क्या हमास ने अपनी क्षमता को खो दिया है? तो कौन कौन से कारण हैं जिस कारण से हमास समझौता करने के लिए तैयार हो गया? मैंने आपको पहले ही बताया कि यहां युद्ध कुछ दिनों के लिए शांति स्थापित होती है और फिर ऐसे चलता रहता है। कोई भी युद्ध होता है ऐसा ही चलता है। अब यहां ये समझौते का पहला कारण तो ये रहा कि कतर, इजिप्ट और यूएस ये वर्ष 2023 से ही प्रयासरत थे कि ये समझौता हो जाए। तो इन्होंने कूटनीतिक प्रयास किए। कतर, यूएसए और इजिप्ट या आप मिस्र, इनका प्रयास रहा। सिर्फ ये प्रयास अगर होता तो ये तो 2023 से कर रहे थे। एक साल से ज्यादा अगर ये युद्ध है, अक्टूबर से अक्टूबर 2024 और मतलब 1.5 साल अगर ये युद्ध चला तो इसका मतलब है ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पा रहा था। लेकिन दूसरा एक जो बड़ा कारण आया वो बड़ा इफेक्टिव था। एक तो हमास का नेतृत्व करता जो प्रमुख लीडर था याह्या सिनवार, वो मारा गया, उसकी मृत्यु हो गई याह्या सिनवार की। जब प्रमुख लीडर मारा जाएगा तो कोई भी ग्रुप कमजोर पड़ेगा या नहीं? क्योंकि पॉलिसी मेकिंग का काम कौन करेगा? वही करेगा। दूसरी बात, इसका एक सहयोगी संगठन हुआ करता था हिजबुल्ला, और हिजबुल्ला भी ऑलमोस्ट ध्वस्त हो गया, उसको भी नष्ट कर दिया गया। तो हमास की ताकत भी कमजोर हुई, हिजबुल्ला नष्ट हो गया। और तीसरी बात, इसी दौरान सीरिया में लंबे समय से चल रहा बशर अल असद, उसकी सत्ता को भी समाप्त कर दिया गया। तो ये एक बड़ी स्थितियां, याह्या सिनवार की हत्या, हिजबुल्ला का अंत होना, मतलब लगभग समाप्त तो कोई भी आतंकवादी संगठन कभी होता है क्या, लेकिन लगभग दमन हो गया है हिजबुल्ला का। हाँ नहीं, विचारधारा के रूप में बना रहेगा। अब कुछ रिक्रूटमेंट फिर होगा, फिर वो सक्रिय हो जाएंगे, तो उसका लीडरशिप अंत हो गया ना। अब नए नए पॉलिसी, कोई भी आतंकवादी संगठन हमेशा समाप्त नहीं होता, उसमें परिवर्तन होता रहता है। तो हिजबुल्ला की स्थिति कमजोर हो गई। हाँ हाँ, हिजबुल्ला एक आतंकवादी संगठन है और हिजबुल्ला के नाम पर पार्टी भी है, और ईरान जैसे तो हिजबुल्ला का समर्थन भी खूब करते रहे। तो एक स्थिति यहां पर यह बनी। चौथा कारण बना बशर अल असद, या सीरिया में बशर अल असद का सत्ताच्युत होना। असद की सत्ता का अंत, जो लंबे समय से वो सत्तासीन था और एक तानाशाही शासन के तौर पर वो वहां पर काम कर रहा था, यह हुआ।
एक बड़ी मजेदार बात ये हुई कि इसी समय यूएस में चुनाव होने वाला था जब ये सारी चीजें हो रही थी, और यूएस में जो नए राष्ट्रपति आए डोनाल्ड ट्रंप, और जो पुराने राष्ट्रपति हुआ करते थे जो बिडेन, इन दोनं की इस क्षेत्र में निरंतर स्थिति रही। मतलब यूएस भी दबाव बना रहा था, जो वहां के राष्ट्रपति हुआ करते थे, और आने वाले राष्ट्रपति भी दबाव बना रहे थे। आने वाले राष्ट्रपति ने चुनाव जीतने के तुरंत बाद यह घोषणा करी कि पश्चिमी एशिया का संघर्ष समाप्त होना चाहिए। मतलब यूएस प्रशासन की सक्रियता एक बड़ा कारण साबित हुआ। यूएस प्रशासन की सक्रियता, ये कुछ कारण। छठवां जो एक सबसे बड़ा कारण हुआ वो ये हुआ कि हमास को अब वास्तविक तौर पर गल्फ कंट्री का सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा था। जैसे अब भाषण के तौर पर तो कोई कुछ भी बोल दे कि हां इजराइल को संतुलित करना है, इजराइल हमास को इजराइल फिलिस्तीन को नष्ट कर रहा है, लेकिन किसी ने खुल करके हमास का समर्थन नहीं किया। और कोई इन सभी देशों में जितने भी, चाहे आप सऊदी अरब देख लीजिए, संयुक्त अरब अमीरात देख लीजिए, या इजिप्ट देख लें आप, कोई भी देश क्या खुल करके हमास के साथ खड़ा हुआ? जॉर्डन भी नहीं हुआ खड़ा, ये कोई भी देश। अब उसका कारण क्या है? क्यों? एक तो आप यहां कहिए कि वेस्टर्न एशिया के अन्य देश फिलिस्तीन के साथ में वास्तविक तौर पर नहीं आए। एक ईरान को अगर छोड़ दें आप, तो कौन साथ में आया? ये देश क्यों साथ में नहीं आए इसके? क्योंकि इन्होंने अपनी रणनीति को परिवर्तित कर लिया है। कोविड-19 के पश्चात इन्होंने दो बड़ी बातें करी हैं अपनी पूरी की पूरी फॉरेन पॉलिसी में। एक तो ये हुआ कि हमें अब सिर्फ एक पेट्रोलियम उत्पादक देश नहीं रहना है। मतलब सोर्स ऑफ इकोनॉमी में हम सिर्फ पेट्रोलियम के देश नहीं रहना चाहते हैं, हमें सोर्स ऑफ इकोनॉमी को और ज्यादा डिसेंट्रलाइज करना है। मतलब अर्थव्यवस्था के अन्य स्रोतों को हमें बनाना है। एक परिवर्तन इन्होंने ये किया। दूसरा परिवर्तन इन्होंने किया कि हमें अपनी आइडेंटिटी को एक इस्लामिक स्टेट की आइडेंटिटी से दूर करना है। इसके कई प्रमाण हैं कि सऊदी अरब या संयुक्त अरब अमीरात ने अपने आप को इस्लामिक स्टेट की छवि से दूर करने का प्रयास किया, और अगर ये हमास के साथ आते तो इनकी छवि कैसी होती? पुनः इस्लामिक स्टेट के तौर पर। तो इन्होंने स्पष्ट तौर पर इसलिए काम नहीं किया क्योंकि ये अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते थे, और ये वैश्विक स्तर पर कूटनीतिक प्रभाव स्थापित करना चाहते थे। कूटनीतिक प्रभाव, इस कूटनीतिक प्रभाव को अगर वैश्विक स्तर पर यह बनाना चाहते हैं तो इन्हें इस्लाम के दायरे से बाहर निकलना होगा। इसलिए इन्होंने इस्लाम की छवि से बाहर निकलने का प्रयास किया। अब ये इसमें साफ तौर पर काम नहीं आएंगे। दूसरी बात, ईरान अगर हमास के साथ आया तो उसका बहुत बड़ा कारण यह नहीं था कि वो हमास के साथ इसलिए आया क्योंकि वो हमास को समर्थन करना चाहता। हम इजराइल के ऊपर उसने अगर आक्रमण किया या मिसाइलें दागी, उसका कारण था क्योंकि इजराइल ने उसके ऊपर किया था। तो आप ये स्पष्ट तौर पर नहीं कह सकते हैं कि इजराइल और ईरान के बीच हुआ युद्ध हमास को समर्थन देने के लिए था। हां, ईरान हिजबुल्लाह को समर्थन देता, लेकिन ईरान स्पष्ट तौर पर हमास को समर्थन देता, ऐसा कोई
प्रमाण अभी तक नहीं हुआ कि हाँ हम स्पष्ट तौर पर, क्योंकि उसे भी पता है कि हमास का स्पष्ट तौर पर समर्थन करना यूएस का स्पष्ट तौर पर विरोध कर रहा, तो ईरान कभी भी यूएस से सीधी लड़ाई नहीं चाहेगा। वो ठीक है कि यूएस उससे शत्रुता रखता है, वो यूएस से शत्रुता रखता है, लेकिन यूएस का पावर कहां है और ईरान का पावर, तो सीधी लड़ाई तो वो नहीं चाहेगा, डिप्लोमेटिक नहीं हुआ। तो एक कारण ये बना कि इन राष्ट्रों ने इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं किया। आप ऐसे भी देखिए कि अगर इस समय विश्व में यूक्रेन और रसिया के बीच में क्राइसिस चल रहा है, तो रसिया और चाइना हमास की तरफ आ सकते थे, लेकिन क्या आए? कुल मिलाकर के पूरा का पूरा ग्लोबल सर्कमस्टांसेस किसके विरुद्ध पहुंच गया? हमास के विरुद्ध है। अब ऐसी स्थिति में समझौता करना हमास की जरूरत थी या नहीं थी? अगर हमास इस समय समझौता नहीं करता तो हमास का अंत तय था, वो और ज्यादा अपनी शक्ति को नष्ट करता। तो इस तरीके से हमास ने समझौता करने को ही अपना एक अच्छा तरीका माना और यह समझौता हुआ। हाँ, स्क्वायर किलोमीटर का। अभी ऐसा होता है ना, देखो, जब भी कोई सेना युद्ध करती है ना, तो अंतरराष्ट्रीय प्रभाव रहता है और कॉमन पीपुल्स की बस्तियों में, उनके घरों में सेना सामान्य तौर पर प्रवेश नहीं करती है। अब जैसे आपने मान लीजिए हॉस्पिटल्स के अंदर या बंकर्स के अंदर उनको छुपाया हुआ है, पता है सबकी यहां पर छुपे हुए हैं, लेकिन वहां प्रवेश कैसे करें? एक बहुत बड़ी सब, क्योंकि अगर मान लीजिए इजराइल वहां प्रवेश करता तो ग्लोबली और उसके ऊपर प्रभाव बढ़ जाता। युद्ध में साधारण व्यक्तियों को मारना और सेना को मारने में अंतर होता है। सेना को मारेंगे तो दुनिया आपके विरोध में नहीं आएगी, लेकिन कॉमन पीपल को अगर आपने क्षति पहुंचाई तो पूरी दुनिया, क्योंकि वो अमानवीय हो जाएगा ना, वो योद्धा नहीं है, वो लड़ना नहीं चाह रहा है ना, वो तो साधारण व्यक्ति है। और ये जितने भी बंकर्स बनाए हुए थे ये सब उस बस्तियों के तहत थे। तो ढूंढने के लिए तो सर्विलांस सिस्टम इतना मजबूत है और यूएस उसको मदद कर रहा था, तो ये लोग रखे हुए थे, कहां रखे हैं, लेकिन जब तक कि वो छोड़े ना। अब मान लीजिए कि आपने एक्शन लिया और उसने मार दिया उन लोगों को, तो होता है ना कि वो तो घेरे हुए हैं, अब एक कमरे में बैठाले हुए हैं 150-200 लोगों को, अगर आपने एक्शन लिया उनके ऊपर तो फिर वो बम ब्लास्ट कर किसी तरीके से मार सकता है। तो कैदियों को छुड़वाना या जो भी बंदी बनाए गए हैं उनको छुड़वाना थोड़ा टफ होता है। नहीं नहीं, बाहर कहां से ले जाते? तो बाहर ले जाते तो हवाई जहाज या जहाज पानी का होता, वो तो नजर में होता, तो बाहर तो नहीं ले जा सकते थे। ये तो था कि वहीं पर ले जा रहे थे। तो इस तरीके से समझौता इनका हो गया। समझौते में मूलतः तीन बातें यहां पर की गई। एक तो ये कि साहब जो दोनों ने एक दूसरे के बंदी बनाए हुए हैं उनको क्रम से छोड़ा जाएगा, उसी में सबसे ज्यादा वक्त लगा। इसके बाद इजराइल की सेना हमास से या फिलिस्तीन से, गाजा पट्टी से बाहर आएगी और उनको छोड़ा जाएगा। जो हमास के लड़ाके हैं वो भी पीछे होंगे, ये समझौता हो जाएगा। अब मुख्य बात यह है कि समझौता अगर हो जाता है तो इससे हमारे लिए क्या फायदा है? क्या हम चाहते थे कि यह समझौता हो जाए? तो सबसे पहली बात है, हाँ हम तो चाहते थे, हम तो युद्ध चाहते ही नहीं है ना। भारत तो कहीं भी युद्ध नहीं चाहता और भारत ने बहुत सारे प्रयास किए। तो सबसे पहले तो हम यहां ध्यान रखें कि भारतीय कूटनीति, हमास इजराइल समझौते का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले आपको जानने की आवश्यकता है कि इस परिप्रेक्ष्य में भारत की कूटनीति क्या रही है। क्या भारत की कूटनीति में कोई परिवर्तन आया है या जैसी कूटनीति हमारी पहले से थी वैसी रही है?
इसमें थोड़ा परिवर्तन भी आया और थोड़ा निरंतरता भी आई। जैसे हम टू नेशन थ्योरी को आज भी मान करके चलते हैं, फिलिस्तीन एक स्वतंत्र राष्ट्र है और ऐसा हम मान के चलते हैं। दूसरी तरफ इजराइल के साथ भी हमारे सकारात्मक संबंध है, डीहाइफनेशन की नीति है हमारी, जिसमें इजराइल और फिलिस्तीन को हम एक साथ लेकर के नहीं देखेंगे। फिलिस्तीन के साथ हमारे अलग डिप्लोमेटिक रिलेशन है और इजराइल के साथ हमारे अलग डिप्लोमेटिक रिलेशन। लेकिन भले ही हमने हमास को कभी आतंकवादी संगठन घोषित नहीं किया है, लेकिन हमने हमास को फिलिस्तीन का मुख्य प्राधिकारी भी नहीं माना है कभी। फिलिस्तीन का मुख्य प्राधिकारी पीएलओ है, ठीक है ना। पीएलओ अब्बास के नेतृत्व में चलता था, तो हम किसको इंपॉर्टेंस देते रहे? भारत ने भले ही हमास को आतंकवादी संगठन घोषित नहीं किया है, लेकिन उसकी प्रकृति आतंकवादी जैसी ही हमारे जहन में रही है। और जब अक्टूबर 2023 में हमास ने इजराइल के ऊपर आक्रमण किया, तो हमारे प्रधानमंत्री ने यह बोला भी था कि कोई भी आतंकवादी घटना उचित नहीं है। तो एक बात तो यहां है कि भारत की कूटनीति एक संयमित रही है, भारत इजराइल के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है और फिलिस्तीन के साथ टू नेशन थ्योरी के आधार पर भारत जुड़ा हुआ है। तो निरंतरता भी है और डीहाइफनेशन के कारण से हमने अपनी नीति को परिवर्तित भी किया है। अब इस कूटनीति के आधार पर हम लाभ क्या चाहते थे? अगर यह समझौता हुआ तो हमें बेनिफिट क्या होंगे? बहुत सारे वही बेनिफिट जो हमें वहां से मिलते रहे। अगर यहां पर शांति स्थापित होगी तो हमारी ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी। ऊर्जा के लिए आज भी हमें इनकी आवश्यकता है। तो ऊर्जा सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम हमेशा चाहते थे कि यहां पर शांति स्थापित हो। जैसे आप देखो, भले ही भारत ने तेल खरीदने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन की नीति को अपनाया है कि हम रूस से भी तेल खरीद रहे हैं, हम लैटिन अमेरिकी देशों से भी तेल खरीद रहे हैं, लेकिन आज भी हमारी सबसे ज्यादा निर्भरता किसके ऊपर है? अरब देशों के बीच में है, खाड़ी देशों के साथ में है। तो यहां से हम कच्चे तेल में डील करते हैं, वहां से मंगवाते हैं, और अगर ये क्षेत्र में शांति स्थापित होगी तो हमें तेल प्राप्त करना आसान होगा। दूसरी बात है व्यापार के दृष्टिकोण से हमारे लिए एक बड़ा बाजार भी है ये, और बहुत सारी वस्तुओं को हम यहां लेकर के जाते हैं। लेकिन अगर यहां अशांति रहती है, यमन के तट से जहाजों का मूवमेंट कमजोर पड़ता है, तो उसे हमें आर्थिक दृष्टिकोण से नुकसान था। हिजबुल्लाह का वहां पर प्रभाव था और बहुत सारे समुद्री लुटेरे वहां पर सक्रिय थे। तो हम चाहते थे कि यहां पर शांति स्थापित हो। मध्य पूर्व देशों में हमारे बहुत सारे लोग रहते हैं, उनकी सुरक्षा और वहां से प्राप्त होने वाला विप्रेषण हमारी आवश्यकता थी। तो एक फायदा हमारे लिए था कि हम अपने अप्रवासियों को सुरक्षित करें, और ये भी हमें प्राप्त हो सकेगा। अब वहां पर अगर काम नहीं हो रहा है, अशांति फैली हुई है, तो अप्रवासियों को नौकरी नहीं मिलेगी, काम नहीं मिलेगा। काम नहीं मिलेगा तो एक तो उनका भरण पोषण करना आपके लिए, और दूसरा विप्रेषण भी, आपका जो रेमिटेंस आ रहा है वो भी कमजोर पड़ जाएगा। तो एक फायदा हमें यह हुआ। तीसरी बात है कि हम रक्षा क्षेत्र में इनके साथ सक्रिय आना चाहते हैं, क्योंकि भारत डिफेंस सेक्टर में अब एक उत्पादक देश है और व्यापार के दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहा है। तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जो भारत के साथ रक्षा सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन अगर अशांति वहां पर बनी रहती है और भारत हथियार देता है उनको, चाहे वो इजिप्ट हो, चाहे कोई भी देश हो, चाहे सऊदी अरब हो, तो इसमें सीधी सी बात ये उत्पन्न होगी कि अगर भविष्य में कोई युद्ध होता है तो भारत उकसाने का काम कर रहा है। लेकिन शांति के दौरान हथियार व्यापार करना ये ठीक रहेगा। अशांति में हथियार व्यापार उचित नहीं होते हैं, ये थोड़ा सा नैतिक मूल्यों के विपरीत होते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम हथियारों का व्यापार सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इजराइल, इन सब देशों के साथ में कर सकें। तो रक्षा क्षेत्र में भी हमें एक ये फायदा होगा। दूसरा, रक्षा क्षेत्र में हम इजराइल से जुड़े हुए हैं और बहुत सारी वस्तुएं, विशेषकर सर्विलांस सिस्टम को मजबूत करने के लिए, या फिर हम जो हमारी स्मार्ट फेंसिंग है पाकिस्तान या बांग्लादेश बॉर्डर में, वहां हमारी इजराइल मदद कर रहा है। लेकिन अगर इजराइल संघर्षरत रहता है तो क्या वो मदद आपको कर पाएगा?
अगर वो खुद ही युद्ध लड़ रहा है, तो रक्षा क्षेत्र में दो दृष्टिकोण हो गए। एक तो हमारे लिए हथियारों का व्यापार करने के दृष्टिकोण से ये जरूरी था, दूसरा अगर इजराइल से हमें कुछ चीजें प्राप्त करना है तो उसके लिए भी ये जरूरी था। इस कारण से भी समझौता हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। और जब शांति होती है तो सॉफ्ट पावर प्रभावी होता है या नहीं? तो आज भारत अपनी सॉफ्ट पावर नीति, सॉफ्ट पावर कूटनीति को प्रभावी बनाना चाहता है। इसलिए भी हमें जरूरत था कि यहां पर शांति स्थापित हो जाए, ताकि भारत अपनी सॉफ्ट पावर पॉलिसी मतलब जैसे संस्कृति है, जैसे अपना बाजार व्यवस्था में बहुत सारी चीजें हैं, उन सबको आप प्रभावी बनाना चाहते हैं। जैसे कुछ दिनों पहले आपने वहां पर जाकर एक मंदिर का निर्माण भी करवाया। तो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के लिए आज भारत के लिए उपयुक्त जगह, उपयुक्त समय। क्यों? क्योंकि जहां एक तरफ अरब के देश वो जो इस्लामिक कट्टरता के आधार पर चल रहे थे, उन्होंने उस इमेज को मेल्ट किया है। तो जब उन्होंने इस इमेज को मेल्ट किया है, तो आपको प्रवेश करने का अवसर मिलेगा या नहीं? तो ये सारे बेनिफिट हमें प्राप्त होंगे इस समझौता के होने से। ठीक, ये इजराइल और हमास के बीच में एग्रीमेंट की ऐसी पृष्ठभूमि बनती है। ठीक है, अब अगर कोई सवाल उत्पन्न होगा तो कर लेंगे आप। कैसा सवाल उत्पन्न हो सकता है? प्री में तो खैर सीधा कि इजराइल और उसके बीच में समझौता हुआ, हमास के बीच में समझौते के क्या बिंदु थे, तो छोटी सी बात हो गई। जो मुख्य परीक्षा का प्रश्न बनेगा वो महत्वपूर्ण होगा। तो प्रीलिम्स में तो कोई खास ऐसा ये समझौता नहीं। अब वहां पर फैक्ट आप देख सकते हैं कि कब ये जो चौथा इंतिफादा, एक शब्द मैंने आपको इंतिफादा प्रयोग किया, तो इंतिफादाज के बारे में आप जानते रहिए कि कौन कौन से हुआ है, हमास कब पैदा हुआ, कब ये सक्रिय हुआ। 1987 में प्रथम इंतिफादा के आधार पर ये आया, तो उसको जानते रहिए। समझौता कब हुआ, हमास ने इजराइल के ऊपर आक्रमण कब किया, ये सारी चीजें। लेकिन ये पूरा का पूरा जो अप्रोच है वो मुख्य परीक्षा में आएगा। ठीक है ना? तो प्रश्न कैसा बनेगा, एक प्रश्न नोट कर लीजिए। लंबे समय से हमास और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष ने अंततः समझौते का रूप धारण कर लिया है। ऐसी स्थिति में भारतीय कूटनीतिक सक्रियता पर अपने विचार प्रकट कीजिए। क्या इस समय को पश्चिम एशिया में भारतीय कूटनीति के लिए स्वर्णिम काल कहा जा सकता है? कहा जा सकता है। ठीक, लिख लेंगे ये सवाल। नहीं, अब देखो, वैसे तो भारतीय कूटनीति के लिए ये स्वर्णिम काल ही चल रहा है वेस्टर्न एशिया में, क्योंकि जितने ज्यादा एक्टिव हम वेस्टर्न एशिया में अभी हुए हैं 2015 के बाद से, उतने हम कभी नहीं रहे। ठीक है, 2015 के बाद से जब हमने डीहाइफेनेशन की पॉलिसी को अपनाया इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर के, तो हमारा झुकाव अरब देशों के साथ में प्रभावी बना।
और हमने एक तरीके से द्विपक्षीय स्तर पर संबंधों को विकसित किया। तो आप देखेंगे 2015 से लेकर के और अब तक पश्चिम एशिया के साथ हमारे रिलेशन बहुत मजबूत हुए। लेकिन उस स्वर्णिम काल में 2023 में एक बाधा आ गई। वो बाधा क्या थी? वो हमास और इजराइल संघर्ष था, जिसने रिलेशंस को डिस्टर्ब कर दिया। अब वो बाधा समाप्त हो जाएगी तो हमारे जो रिलेशंस मजबूती से चल रहे थे वो फिर से वास्तविक आ जाएंगे। नहीं, हम टू नेशन थ्योरी मानते थे, लेकिन हम डीआइफनेशन पर नहीं चलते थे। डीआइफनेशन का मतलब समझ रहे हैं? हम फिलिस्तीन को ध्यान में रख करके इजराइल के साथ रिलेशन बनाएंगे, ये हो गया हाइफनेशन। हम उसे ध्यान में रख करके ही इजराइल के साथ रिलेशन बनाएंगे, या हम जब फिलिस्तीन के साथ रिलेशन बनाएंगे तो इजराइल को ध्यान में रख करके बनाएंगे। लेकिन जहां डीआइफनेशन आ जाता है वहां रिलेशन सेपरेट हो जाते हैं। हाँ, तो अब हमारा उद्देश्य यह है कि हम डीहाइफनेशन चाहते भी हैं और डीहाइफनेशन करते भी। जैसे आप देखो, वर्ष 2020 से पहले अगर यूएस भारत की यात्रा में आता था तो पाकिस्तान जाता था। लेकिन हमने कहा नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं चलेगा। भारत आओ तो भारत आओ, पाकिस्तान जाओ तो पाकिस्तान जाओ, डीहाइफनेशन। और ट्रंप भारत आए और भारत से सीधे कहां लौट गए? अमेरिका। ठीक है ना? अभी के रिसेंटली आप देख लो, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का प्लानिंग ये था कि भारत जाएंगे और फिर पाकिस्तान जाएंगे। हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, भारत आओ, यहां से लौट के जाओ, बाद में आना। ठीक है ना? हम चाहते भी हैं कि आप डीआइफनेशन चलिए भारत और पाकिस्तान के बीच में। हमारे आपके रिलेशन है, उसके परिप्रेक्ष्य में कोई रिलेशन नहीं। हम अपने संबंधों में कोई हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं किसी तरीके का। ठीक है? तो हम कर भी रहे हैं डीआइफनेशन और हम चाह भी रहे हैं। डीआइफनेशन सामान्यतः उन देशों के बीच अपनाया जाता है जो आपस में शत्रु होते हैं, जैसे इजराइल और फिलिस्तीन हो गया। अब भारत और चीन है, तो हम कोशिश करेंगे कि भारत और चीन के बीच में भी अगर यूएस इन्वॉल्व होता है तो डीहाइफनेशन पर रहे, या भारत और पाकिस्तान है तो डीहाइफनेशन पर रहे। क्लियर? तो हम अलग अलग, ठीक है ना, अलग अलग दृष्टिकोणों से संबंधों को हम विकसित करना चाहते हैं। ठीक है? तो ये सवाल हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।